डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। फॉर्मल मेथड्स के इस टॉपिक में मैं आपको वेलकम कहता हूँ। इस टॉपिक में हम कुछ इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे जो अभी तक हमने सेट्स के मुतालिक डिस्कस किया है। VDMSL के अंदर के सेट्स को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, फिर हमने उसकी केस स्टडीज भी देखी थी। तो आज हम उनमें से कुछ चीज़ों को जावा के अंदर इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। बेसिक पर्पस हमारा ये है कि आप लोगों को ये पता चले कि किसी भी जो कोई भी हमारे पास फॉर्मल स्पेसिफिकेशन होती है उसको हम किसी कोड के अंदर कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो हम जो लैंग्वेज यूज करेंगे ट्रांसलेशन के लिए वो कौन सी लैंग्वेज है? वो जावा लैंग्वेज है। जावा प्रोवाइड्स ए लार्ज ग्रुप ऑफ प्री डिफाइंड कलेक्शन क्लासेस नोन एज द कलेक्शन फ्रेमवर्क। जावा के अंदर हमारे पास कलेक्शन क्लासेस होती हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं। मुख्तलिफ जो कलेक्शन स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे पास VDMSL के अंदर उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए। These classes are found in the java.util पैकेज। ये जो पैकेज है हमारे पास java.util, हम इस पैकेज को यूज करेंगे। और जो सेट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास क्लास है वो कौन सी क्लास है? वेक्टर क्लास है, वो भी इसी पैकेज का हिस्सा है। A vector is an indexed collection of items, मतलब कि हमारे पास जो एक वेक्टर होता है वो बेसिकली एक कलेक्शन ऑफ आइटम्स होता है जिसमें कि हर आइटम को एक इंडेक्स की मदद से आप रेफर कर सकते हैं। जैसे हमारे पास अरेज होती हैं, अरे भी क्या होती है? बेसिकली वो एक कलेक्शन ऑफ आइटम होती है। आप क्या करते हैं, किसी भी एक इंडेक्स को रेफर करके या उस इंडेक्स का जो नंबर होता है वो प्रोवाइड करके आप उस जगह पे जो एलिमेंट पड़ा होता है उसको आप रिट्रीव कर सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह वेक्टर जो होता है ये भी हमारे पास एक इंडेक्स कलेक्शन ऑफ आइटम्स होती है। हर आइटम का एक पर्टिकुलर इंडेक्स होता है जिसको कोई यूज करते हुए आप उस आइटम को रिट्रीव कर सकते हैं। ए वेक्टर इज ए जेनेरिक कलेक्शन क्लास। क्या मतलब कि ये हमारे पास ऐसी क्लास है जिसके अंदर के आप चाहे तो कोई प्रिमिटिव डेटा टाइप का डेटा आप स्टोर करवा लें और चाहे तो किसी कस्टम डेटा टाइप का डेटा जो है वो आप स्टोर करवा लें। और ये कैसे होता है? बेसिकली हमारे पास जावा के अंदर एक ऑब्जेक्ट टाइप अवेलेबल है जो कि एक जेनेरिक टाइप है। इसको आप किसी भी डेटा टाइप का डेटा असाइन कर सकते हैं। तो हमारे पास जो वेक्टर क्लास है वो क्या करती है कि जो वो डेटा स्टोर करती है उसको स्टोर करती है इन दी फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट टाइप। अब जावा के अंदर बेसिकली हमारे पास जितनी भी क्लासेस होती हैं वो सारी की सारी ऑब्जेक्ट टाइप से इनहेरिट होती हैं। और ये इनहेरिटेंस का रूल है कि आप क्या कर सकते हैं कि जो हमारे पास पेरेंट क्लास होती है उसको किसी भी सब क्लास का ऑब्जेक्ट जो है असाइन कर सकते हैं। तो इसी रूल को फॉलो करते हुए क्योंकि हमारे पास वेक्टर क्लास जो है वो ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा को स्टोर करती है, तो इसका मतलब ये है कि आप किसी भी टाइप का डेटा वेक्टर क्लास के अंदर स्टोर कर सकते हैं। अब ये हमारे पास एक कोड है, सैंपल कोड है, जिसको हम इम्प्लीमेंट भी करेंगे। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं कि यहाँ पे हम वेक्टर क्लास का एक नया ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और फिर उसके अंदर हम एक एलिमेंट ऐड कर रहे हैं, फिर दूसरा एलिमेंट ऐड कर रहे हैं और इस तरीके से हमने टोटल 4 एलिमेंट्स ऐड किए हैं। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारे पास लिस्ट बनी है या दूसरे लफ्जों में जो हमारे पास सेट बना है उस सेट को हम यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। हमने आपको कहा था कि जो हमारे पास वेक्टर क्लास है हम सेट्स को इस वेक्टर क्लास की मदद से इंप्लीमेंट करेंगे। तो बेसिकली यहाँ समझ लें कि ये हमने सम लिस्ट के नाम से एक सेट डिफाइन किया है और उसके अंदर फिर हमने क्या किया कि मुख्तलिफ एलिमेंट्स ऐड किए हैं। अब सेम ये भी वही चीज है, लेकिन यहाँ पे तो हमने कुछ कलर्स वगैरह को स्टोर करवाया था, यहाँ पे हम इंटीजर वैल्यूज को स्टोर करवा रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि वेक्टर क्लास जो होती है ये क्या करती है हमारे पास कि ये जो डेटा है उसको ऑब्जेक्ट टाइप में स्टोर करती है। तो आप किसी भी तरह का डेटा स्टोर करवा सकते हैं। अगर यहाँ पे आप देखें तो ये स्ट्रिंग्स वगैरह स्टोर हो रही हैं जबकि यहाँ पे नंबर स्टोर हो रहे हैं। अब जब ये स्टेटमेंट चलेगी तो हमारे पास आउटपुट इस तरीके से आएगी और ये स्टेटमेंट जब चलेगी तो हमारे पास आउटपुट इस तरह आएगी। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम सेट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए वेक्टर क्लास यूज करेंगे, लेकिन ये जो वेक्टर क्लास है ये बेसिकली जावा की बिल्ट इन क्लास है, ठीक है। लेकिन हमें तो सेट्स की फंक्शनैलिटी चाहिए, तो बेसिकली हम करेंगे क्या कि हम एक रैपर क्लास बनाएंगे अपनी वीडीएम सेट के नाम से। ये क्या कर रही होगी कि ये अपने अंदर एक वेक्टर डिफाइन कर रही होगी और सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं
उनको स्टोर करने के लिए फिर ये क्या करेगी कि इस वेक्टर क्लास का ऑब्जेक्ट यूज करेगी, और साथ फिर हम ये करेंगे कि इस रैपर क्लास के अंदर अपने कस्टम डिफाइंड फंक्शन बनाएंगे। जैसे हमारे पास इंटरसेक्शन का फंक्शन है, या यूनियन का फंक्शन है, या डिफरेंस का फंक्शन है। तो जो हमारी आप कह लें कि कस्टम डिफाइंड फंक्शनैलिटी है, वो बेसिकली हम वीडीएम सेट के अंदर डिफाइन करेंगे। वीडीएम सेट क्या है? ये हमारी कस्टम डिफाइंड क्लास है, ये हमारी अपनी क्लास है जो कि अपने अंदर वेक्टर क्लास को यूज कर रही है। अब जो हमारी वीडीएम सेट की क्लास होगी, ये उसके कंस्ट्रक्टर्स हैं। एक कंस्ट्रक्टर जो है पहला हमारा, वो क्या है? एक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर है। दूसरा कंस्ट्रक्टर कौन सा है? वो बेसिकली ऑब्जेक्ट की एक आप कह लें कि पूरी अरे जो है वो इनपुट लेता है। इसके अलावा हमारे पास एक तीसरा कंस्ट्रक्टर है जो कि एक सिंगल ऑब्जेक्ट को एज इनपुट लेता है। फिर हमारे पास एक चौथा कंस्ट्रक्टर है जो कि रेंज ऑफ वैल्यूज को इनपुट लेता है। अगर आपको याद हो तो हमने सेट्स में जब सेट्स को रिप्रेजेंट करने की बात की थी, तो उसमें हमने कहा था कि हम सेट्स को रेंज की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उस रेंज की मदद से सेट्स को बनाने के लिए फिर हम क्या करेंगे कि हम ये वाला कंस्ट्रक्टर यूज कर देंगे। ये जो पहला इंट है, ये लोअर बाउंड को रिप्रेजेंट करता है, और दूसरा इंट जो है ये अपर बाउंड को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये VDMSL का सिंटैक्स है कि उसके अंदर जो सेट्स हैं उनको आप कैसे बनाते हैं, और उनकी जो हमारे पास जावा इम्प्लीमेंटेशन है यहाँ पे वो प्रोवाइड की गई है। तो जब भी कोई एम्प्टी सेट आपने बनाना हो तो वो बेसिकली कैसे होगा? यूं होगा। जबकि जावा के अंदर जो हम अपनी VDMS सेट के नाम से क्लास बनाएंगे, उसको यूज करते हुए आप एक एम्प्टी सेट इस तरीके से बना सकते हैं। फिर यहाँ पे हमारे पास सेट के अंदर दो एलिमेंट्स हैं, रेड और ब्लू। तो जो हमारे पास जावा हमारी इम्प्लीमेंटेशन है, उसके अंदर आप इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? इस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, ये सारी की सारी मैं आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा। उससे ये होगा कि आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि VDMSL के अंदर हमारे पास चीजें कैसे होती हैं, और उनको जब इम्प्लीमेंट किया जाता है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो उनकी वो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कैसी होती है। अब ये कुछ फंक्शन है जो कि जिनको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके अलावा और भी फंक्शन है जो कि इस रेफरेंस के अंदर दिए हुए आपको मिल जाएंगे। हम इन फंक्शन को इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके उसमें हमारे पास जो पहला फंक्शन है वो कौन सा है? कार्ड के नाम से। ये फंक्शन क्या करता है कि आपको कार्डिनैलिटी रिटर्न करवाता है, सेट की कार्डिनैलिटी। फिर हमारे पास कंटेन्स के नाम से एक फंक्शन है। ये बेसिकली क्या करता है कि ये इसको जब भी आप कोई एलिमेंट पास करेंगे तो ये आपको बताएगा कि उस सेट के अंदर ये एलिमेंट है या नहीं है। अगर तो वो एलिमेंट उसके अंदर होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर नहीं होगा तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। इस तरह डज नॉट कंटेन का हमारे पास फंक्शन है। ये क्या है? ये इस फंक्शन का इनवर्स है। अगर एलिमेंट नहीं होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा जब एलिमेंट उस सेट के अंदर मौजूद होगा। फिर हमारे पास यूनियन है, इंटरसेक्शन है, डिफरेंस है। इस सबसेट ऑफ यानी आप क्या करेंगे कि एक सेट प्रोवाइड करेंगे, ये सुपर सेट होगा, और जिस सेट का या जिस ऑब्जेक्ट का ये फंक्शन कॉल होगा, ये आपको बताएगा कि क्या वो सेट इस सुपर सेट का सबसेट है या नहीं है, और ये उसका इन्वर्स है, इज नॉट अ सबसेट ऑफ। फिर हमारे पास इज अ प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट हमारे पास क्या होता है? जिसमें कि एक सेट जो होता है वो दूसरे सेट का सबसेट भी हो, और इस सेट की कार्डिनैलिटी जो है वो दूसरे सेट से कम हो। अब होता बेसिकली क्या है? हमारे पास एक सबसेट होता है, एक सुपर सेट होता है। फॉर एग्जांपल सेट ए है और सेट बी है। अगर हम ये कहें कि सेट ए जो है ये सेट बी का सबसेट है, तो इसका क्या मतलब है कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट बी के अंदर मौजूद होंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज ये है कि इसमें ये हो सकता है कि सेट ए जो है वो सेट बी के इक्विवेलेंट भी हो सकता है। जैसे हमारे पास सेट ए जो है, अगर उसमें मैं कहूँ ए बी और सी एलिमेंट्स हैं, और सेट बी जो है इसमें भी मैं अगर आपको कहूँ कि ए बी और सी है, तो सेट ए जो है ये सेट बी का सबसेट तो है, लेकिन ए जो है वो सेट बी का प्रॉपर सबसेट नहीं है। प्रॉपर सबसेट में क्या होना चाहिए कि हमारे पास जो एक सेट है वो दूसरे का सबसेट भी होना चाहिए, और इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनकी तादाद जो है वो दूसरे सेट से कम होनी चाहिए। यहाँ पे तो तादाद बराबर है ना, कार्डिनैलिटी बराबर है। तो इस वजह से ए जो है बी का सबसेट तो है, या बी जो है वो ए का सबसेट तो है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के प्रॉपर सबसेट नहीं है। हाँ, अगर यहाँ से फर्ज कर मैं सी को डिलीट कर देता हूँ, तो फिर ये है कि अब जो ए है ये बी का प्रॉपर सबसेट है, यानी ए के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो बी में मौजूद भी हैं, ले और जो हमारे पास ए की कार्डिनैलिटी है वो बी से कम भी है। तो बेसिकली इस प्रॉपर सबसेट ऑफ फंक्शन क्या करता है? ये आपको बताता है कि हमारे पास एक जो सबसेट है वो एक जो सेट है हमारे पास वो दूसरे सेट का प्रॉपर सबसेट है या नहीं है।
फिर इसके अलावा कुछ और भी मेथड्स हैं जो कि आपकी बुक में दिए गए हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप उनको भी देखें, और एक दफा जब आपको ये इम्प्लीमेंटेशन की समझ आ जाती है तो आई वुड रिकमेंड कि आप उन मेथड्स को भी खुद से इम्प्लीमेंट करें। अब यहाँ पे हमारे पास VDML का सिंटैक्स है और उसके अगेंस्ट जावा का सिंटैक्स है, जो हमने VDM सेट के नाम से क्लास इंप्लीमेंट की थी उसका। जैसे यहाँ पे अब ये बताया गया है कि आई इज ए मेंबर ऑफ या आई इज एन एलिमेंट ऑफ सम सेट। तो हमारे पास जो जावा का हम कोड लिखेंगे उसके अंदर हमने क्या, हमने जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एक कंटेन्स का मेथड है, तो उसमें ये हम आई जो है एज इनपुट देंगे, ये आपको बताएगा कि ये आई जो है ये इस सम सेट का मेंबर है या नहीं है। जब हम कहेंगे कि आई इज नॉट ए मेंबर ऑफ सम सेट, तो उसके लिए डज नॉट कंटेन का हमारे पास फंक्शन है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, सेट ए और सेट बी, इनका हम क्या ले रहे हैं, इंटरसेक्शन ले रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि सेट ए का डॉट इंटरसेक्शन मेथड कॉल करेंगे और उसके अंदर सेट बी जो है इसको एज आर्गुमेंट पास करेंगे। तो जो हमारे पास एक नया सेट रिटर्न होगा जो कि सेट ए और सेट बी दोनों का इंटरसेक्शन होगा। ठीक है। फिर हमारे पास इंटरसेक्शन को यूं भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ये सेट ए है और इसके अगेंस्ट हमने सेट बी के एलिमेंट्स लिखनी है। तो जो हमारे पास इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी जावा के अंदर, सेट ए जो है वो तो एज इट इज आ गया, जबकि सेट बी जो है उसके हमने एलिमेंट्स बता दिए। और ये हमने कैसे बताए हैं, एक नया सेट क्रिएट किया यूजिंग न्यू VDMS सेट कंस्ट्रक्टर। ठीक है। और इसके अंदर हमने एक अरे पास कर दिया 1 और 2, जो जो 1 और 2 यहाँ पे क्या है, ये उसके एलिमेंट्स हैं। फिर उसी तरह हमारे पास यूनियन है, हमने यूनियन का फंक्शन कॉल किया, और उसी तरह हमारे पास यहाँ पे ये एक और सेट है जिसको के हमने वैल्यूज की फॉर्म में लिखा है। फिर ये हमारे पास डिफरेंस का ऑपरेटर है, और सबसेट का ऑपरेटर है, इज नॉट सबसेट का ऑपरेटर है, और प्रॉपर सबसेट का ऑपरेटर है, और इज नॉट प्रॉपर सबसेट का ऑपरेटर है। तो ये तमाम चीजें जो हैं ये हम क्या करेंगे कि इनको इम्प्लीमेंट करेंगे। बेसिकली होगा क्या कि ये जितने भी फंक्शन हैं इन सबको हमने पहले से इम्प्लीमेंट किया है। मैं आपको इनकी कोडिंग या इनके पीछे जो लॉजिक हमने लिखी है मैं आपको वो लॉजिक समझाऊंगा। ठीक है। ताकि आपको पता चले कि जो हमने फॉर्मल स्पेसिफिकेशन लिखी थी वो कोड के अंदर कैसे ट्रांसलेट होती है। जी। तो अब यहाँ पे मैं आपको कुछ बेसिक जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सेट की वेक्टर क्लास के थ्रू वो आपको करके दिखाऊंगा, और फिर हम क्या करेंगे कि उसको कोड को कंपाइल करेंगे और देखेंगे कि हमारा कोड जो है वो सही काम करता है या नहीं करता। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हम जावा डॉट यूटिल का पैकेज जो है वो यूज करेंगे। तो उसके लिए फिर आप क्या करेंगे कि उस पैकेज को इंपोर्ट करेंगे। इसके अंदर जितनी भी क्लासेस हैं वो तमाम की तमाम जो हैं इस स्टेटमेंट के थ्रू इंपोर्ट हो जाएंगी। फिर हमारे पास एक फंक्शन है स्प्रेस वार्निंग्स के नाम से। ये फंक्शन क्या करता है कि ये कुछ खास तरह की जो वार्निंग्स हैं जैसे कास्टिंग की वार्निंग्स हैं उनको अवॉइड करता है, क्योंकि अभी हमें उन वार्निंग्स की जरूरत नहीं है। हम नहीं चाहते कि वो वार्निंग्स जो हैं ड्यूरिंग कंपाइलेशन हमारे पास हाईलाइट हों। कुछ यूं हो गया। अब यहाँ पे हमारी एक्चुअल जो VDM सेट की क्लास है उसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट होगी। तो हम क्या करते हैं, क्लास VDM सेट के नाम से हमने क्या किया, एक क्लास बना ली। अभी फिलहाल मैं ये करने लगा हूँ कोई सिंपल इसके अंदर एक मेन मेथड लिखने लगा हूँ, और अपनी जितनी भी हमारी इम्प्लीमेंटेशन है वो हम उसके अंदर करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि पब्लिक, ये हमने क्या किया, अपनी एक हमारा एक जो मेन मेथड है वो आ गया। अब हम क्या करते हैं कि अपने ये जो वेक्टर क्लास हमने जिसके मतलब डिस्कशन की थी इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। उस ऑब्जेक्ट का नाम क्या रख देते हैं, सम लिस्ट। ठीक होगा जी, ये हमारे पास उसका ऑब्जेक्ट बन गया। और अभी तक ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट बना है ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये एक सेट को स्टोर करेगा, या इसके अंदर हम सेट के एलिमेंट्स जो हैं वो स्टोर करेंगे। लेकिन अभी तक ये सम लिस्ट जो है ये अभी एम्प्टी है, इसके अंदर अभी कोई एलिमेंट नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं कि अब ये जो एलिमेंट्स हैं रेड ग्रीन येलो और फिर ग्रीन, इनको ऐड करवाते हैं इस सेट के अंदर। ठीक है। फिर हम क्या करेंगे कि इनको डिस्प्ले करवाएंगे। उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, ऐड का मेथड यूज करते हैं, सम लिस्ट डॉट ऐड, और पहला एलिमेंट कौन सा है, रेड के नाम से। ठीक हो गया। फिर सम लिस्ट डॉट ऐड, और दूसरा कौन सा एलिमेंट है, ग्रीन। ठीक हो गया जी। और फिर इसी तरह सम लिस्ट
डॉट ऐड, यहाँ पे हमने कौन सा किया, येलो, और फाइनली हमारे पास सम लिस्ट डॉट ऐड, जो रहा हमारे पास ग्रीन एलिमेंट है इसको हमने दोबारा से ऐड करवा लिया है। और अब हम क्या करते हैं कि इसको डिस्प्ले करवाते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ये हमारे पास जावा के अंदर किसी भी चीज को कंसोल के ऊपर डिस्प्ले करवाने की स्टेटमेंट है, सम लिस्ट। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास क्या हुआ कि हमने एक एम्प्टी वेक्टर डिफाइन किया, या दूसरे लफ्जों में वेक्टर क्लास को यूज करते हुए एक एम्प्टी कलेक्शन डिफाइन की, जिसको कि हम सेट के तौर पर यूज कर रहे हैं। और उसके अंदर फिर हमने क्या किया कि ये 4 एलिमेंट्स जो थे उनको ऐड करवाया, और फिर हम क्या कर रहे हैं कि उसको डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो देखते हैं, पहले इसको मैं सेव कर लेता हूँ, सेव हो गया। तो अब यहाँ पे हम इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल के लिए हमारे पास जावा सी की कमांड होती है, और साथ आपने उस फाइल का नाम बताना होता है जिसके अंदर आपके पास कोड है, या दूसरे लफ्जों में जिसके अंदर हमारे पास ये वीडीएम सेट की क्लास है, वीडीएम सेट डॉट जावा। हमारे पास उसका नाम भी क्या है, वीडीएम सेट डॉट जावा। ठीक है, तो देखते हैं हमारे पास ये एरर आया है, सप्रेस वार्निंग्स का फंक्शन इसको क्या कह रहा है, कैन नॉट फाइंड सिंबल, ओ सॉरी, ये बेसिकली हमारे पास ये डबल पी है। तो होपफुली अब ये एरर जो है हमारे पास ये रिमूव हो जाना चाहिए। पहले क्लियर स्क्रीन कर लेते हैं, जावा सी वीडीएम सेट डॉट जावा, ये एरर हमारे पास रिमूव हो गया। और अब हम क्या करते हैं कि इस प्रोग्राम को हमने कंपाइल तो कर लिया, अब हम इसको रन करते हैं। उसके लिए हमारे पास जावा की कमांड है, वीडीएम सेट। तो ये आप देखें कि हमने जिस सीक्वेंस में एलिमेंट्स को ऐड करवाया था, बिल्कुल उसी सीक्वेंस में हमारे पास वो एलिमेंट्स डिस्प्ले हो गए हैं। पहले हमारे पास रेड था, ग्रीन था, येलो था, और फिर ग्रीन था। तो अब यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं कि ये जो हमारे पास वेक्टर क्लास है इसको एज ए सेट यूज कर रहे हैं, और फिर हम क्या कर रहे हैं कि उसके अंदर मुख्तलिफ एलिमेंट्स जो हैं उनको ऐड करवा रहे हैं, और फिर हमने क्या किया कि उनको डिस्प्ले करवाया। अब अगर यहाँ पे मैं कोई और एक एलिमेंट ऐड करवा देता हूँ, सम लिस्ट डॉट ऐड फॉर एग्जांपल ब्लू कलर जो है उसको, ठीक है। तो अब अगर हम दोबारा इसको कंपाइल करें तो क्या होगा, हमारे पास वो ब्लू वाला एलिमेंट जो है वो भी ऐड हो चुका होगा। ये बेसिक इम्प्लीमेंटेशन है हमारे पास। इस तरह आप चाहें तो ये 3, 11 और 9 जो है इनको भी आप ऐड करवा के डिस्प्ले करवा सकते हैं। उस सूरत में हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो क्या आएगी, 3, 11 और 9। तो ये बेसिकली एक छोटी सी इम्प्लीमेंटेशन है, और इसको बताने का मकसद क्या था कि जो हमारे पास वेक्टर क्लास है उसको यूज करते हुए हम सेट्स को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब जो इसके बाद हमने फंक्शन पढ़े थे, ये वाले ये वाले, ठीक है। इन तमाम फंक्शन की मैं आपको कोडिंग जो है वो मैंने पहले से कर रखी है, मैं आपको वो एक्सप्लेन करूंगा। और वो भी जो कोडिंग हमने की है ये वेक्टर क्लास को यूज करते हुए ही की है। तो उसकी लॉजिक मैं आपको बता दूंगा, कोडिंग एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि आपको पता चले कि हमारे पास ये जो मेथड्स हैं, ठीक है, इनको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये हमारे पास वीडीएम सेट की कोडिंग है जिसके अंदर हमने मुख्तलिफ मेथड्स को इम्प्लीमेंट किया है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया कि जावा डॉट यूटिल का पैकेज इंपोर्ट किया है, और उसके बाद हमने ये दो पैकेजेस इंपोर्ट किए हैं, जावा डॉट लैंग डॉट रिफ्लेक्ट और जावा डॉट यूटिल डॉट लिंक्ड हैश सेट। ये बेसिकली हमने इसलिए किए हैं कि कुछ हमें यूटिलिटी टास्क परफॉर्म करने थे, तो उसके लिए हमें इनकी क्लासेस की ज़रूरत थी। उसी तरह फिर हमने सप्रेस वार्निंग्स का फंक्शन यूज़ किया है, और यहाँ से हमारे पास जो वीडीएम सेट की हमारी क्लास है उसकी एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो रही है। उसमें हमने क्या किया कि सबसे पहले अपनी वेक्टर क्लास जो है उसका ऑब्जेक्ट डिफाइन किया है सम लिस्ट के नाम से। अब ये हमारे पास पहला कंस्ट्रक्टर है, ये बेसिकली क्या कर रहा है कि ये जो हमारे पास सम लिस्ट का वेक्टर था उसको उसकी एम्प्टी इनिशियलाइजेशन करवा रहा है। तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, हम ये चेक कर रहे हैं कि हमारे पास ये जो सम लिस्ट है इसके इनिशियलाइज होने से पहले जरूरी है कि इसकी वैल्यू नल हो। ये बेसिकली हमने फॉर सिक्योरिटी पर्पस किया है, ताकि अगर कोई एक्सीडेंटली वीडीएम सेट का ये कंस्ट्रक्टर कॉल कर ले तो जो हमारे पास प्रीवियस उसके अंदर सेट के अंदर वैल्यूज पड़ी हैं वो डिलीट ना हो। तो हम ये कंस्ट्रक्टर क्या कर रहे हैं, ये सेट को सिर्फ उसी सूरत में इनिशियलाइज कर रहा है जब वो पहले से इनिशियलाइज नहीं होगा। तो उसमें हम क्या कर रहे हैं कि हमने क्या किया कि एक न्यू वेक्टर का कंस्ट्रक्टर कॉल कर लिया यहाँ पे, जिससे कि ये हमारे पास सम लिस्ट जो है ये एम्प्टी लिस्ट के तौर पर इनिशियलाइज हो गई है।
फिर हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर है वीडीएम सेट, जिसके अंदर हम एक ऑब्जेक्ट का एलिमेंट ले रहे हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैकेनिज्म चेंज है। ये जो हमारा कंस्ट्रक्टर है ये क्या कर रहा है कि ये हमारी लिस्ट को इनिशियलाइज कर रहा है किस चीज से, जो हमारे पास कस्टम एलिमेंट्स हैं, मतलब जब वो सिंगल एलिमेंट के तौर पर आएंगे उनसे भी ये इनिशियलाइज करता है, और जो प्रिमिटिव टाइप्स हैं वो एज ए सिंगल एलिमेंट्स आएंगी उनसे भी इनिशियलाइज होगा, और फाइनली जो हमारे पास प्रिमिटिव टाइप की जो अरेज आएंगी उनसे भी इनको ये हमारी जो लिस्ट है उसको इनिशियलाइज करेगा। मैं दोबारा बता देता हूँ कि हमारे पास ये जो कंस्ट्रक्टर है ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये तीन तरह की इनिशियलाइजेशन कर रहा है। यानी ये जो हमारे पास सम लिस्ट है इसको इनिशियलाइज कर रहा है किस तरीके से, कितने तरीकों से, तीन तरीकों से। नंबर वन, जब हमारे पास कोई कस्टम डिफाइंड टाइप का सिंगल एलिमेंट आएगा उससे भी ये हमारे पास सम लिस्ट इनिशियलाइज हो जाएगी। जब प्रिमिटिव टाइप का कोई सिंगल एलिमेंट आएगा उससे भी हमारी ये लिस्ट इनिशियलाइज होगी, और फाइनली जब प्रिमिटिव टाइप्स का कोई भी अरे आएगी हमारे पास तो उससे भी इस लिस्ट को ये इनिशियलाइज करेगा। इसकी मैं आपको थोड़ी सी इम्प्लीमेंटेशन समझा देता हूँ। उस तरीके से हमने चेक किया कि हमारे पास जो सम लिस्ट है वो पहले से नल होनी चाहिए, और फिर हमने क्या किया कि उसको एम्प्टी इनिशियलाइज किया। एम्प्टी इनिशियलाइज करने के बाद जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये कंस्ट्रक्टर जो है ये हमारे पास जो कस्टम टाइप्स है, ये जो प्रिमिटिव टाइप्स हैं उनके सिंगल एलिमेंट से भी इनिशियलाइज करता है और उनकी अरे से भी इनिशियलाइज करता है। तो इसलिए हमने सबसे पहले चेक कर लिया कि हमारे पास जो आर्गुमेंट्स में चीज आई है क्या वो अरे है या सिंगल एलिमेंट है। अगर तो वो अरे है तो फिर हमने क्या किया, एक लूप लगा के सम लिस्ट के अंदर उसके एलिमेंट्स एक्सट्रैक्ट किए और सम लिस्ट के अंदर उनको असाइन करवाते गए। और जब वो हमारे पास आर्गुमेंट जो है वो एज ए सिंगल एलिमेंट आया तो हमने सिंपली ऐड का फंक्शन कॉल करके उस एक एलिमेंट को सम लिस्ट के अंदर असाइन कर दिया। जब सम हमारे पास एलिमेंट के अंदर फॉर एग्जांपल प्रिमिटिव टाइप की कोई अरे आई है तो फिर हमने क्या करना था, हमने पूरा लूप लगाना था। लूप लगाने के बाद हमने क्या किया कि गेट का फंक्शन यूज करके उस ऑब्जेक्ट के अंदर यानी इस एलिमेंट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको बारी बारी एक्सट्रैक्ट किया और सम लिस्ट के अंदर ऐड करते गए। जब ये हमारे पास एज ए सिंगल एलिमेंट आया तो फिर हमने क्या किया कि सिंपली एक दफा ऐड का फंक्शन कॉल किया और उसको सम लिस्ट के अंदर ऐड कर दिया। और ये हमें पता कैसे चल रहा है, ये पता हमें चल रहा है इस कंडीशन के थ्रू, इस अरे के थ्रू। जब ये इस अरे की कंडीशन ट्रू होगी तो इसका मतलब है कि हमारे पास एक अरे आई है तो ये वाला कोड चलेगा, और जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारे पास एल्स के पोर्शन में सिंपली ये वाला कोड चलेगा। और फिर हमने क्या किया कि एक थोड़ा सा वर्क अराउंड ये किया है कि हमने कि जो हमारे पास डुप्लीकेट एलिमेंट्स थे उनको हमने रिमूव कर दिया है। डुप्लीकेट एलिमेंट्स को हमने कैसे रिमूव किया, उसके लिए हमने लिंक्ड हैश सेट की क्लास यूज की है। अब ये जो हमारे पास लिंक्ड हैश सेट की क्लास है इसके अंदर जब आप एलिमेंट्स को इस क्लास के ऑब्जेक्ट को जब इनिशियलाइज करते हैं तो ऑटोमेटिकली डुप्लीकेट एलिमेंट्स जो होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। तो हमने क्या किया कि इस क्लास का एक डेटा मेंबर बनाया है और उसके अंदर सम लिस्ट जो थी हमारी वो एज ए आर्गुमेंट पास की। जैसे ये लिस्ट एज ए आर्गुमेंट पास हुई तो हमारे पास ये जो एल हैश सेट के नाम से लिंक्ड हैश सेट के नाम से जो हमारा डेटा मेंबर बना है इसके अंदर जो एलिमेंट्स आ गए वो तमाम के तमाम यूनिक हो गए, यानी सम लिस्ट के अंदर जितने डुप्लीकेट एलिमेंट्स थे वो तमाम के तमाम रिमूव हो गए। फिर हमने क्या किया कि सम लिस्ट को क्लियर कर दिया ताकि उसके अंदर से प्रीवियस एलिमेंट्स डिलीट हो जाए, और फिर सम लिस्ट के अंदर ये जो हमारा जो हैश सेट का हमने डेटा मेंबर बनाया था वो असाइन हमने कर दिया। तो बेसिकली हुआ क्या है कि यहाँ पर हमारे पास सम लिस्ट के अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट्स थे। जब ये हमने इस एल एच सेट को हमने ये असाइन करवाई लिस्ट तो उससे क्या हुआ कि डुप्लीकेट एलिमेंट्स रिमूव हो गए, और फिर ये जो हैश सेट वाला हमारा डेटा मेंबर है उससे हमने दोबारा इस सम लिस्ट को इनिशियलाइज करवा लिया। तो बेसिकली थोड़ा सा वर्क अराउंड करके हमने क्या किया है कि जो डुप्लीकेट एलिमेंट्स थे उनको हमने रिमूव करवा दिया है। फिर हमारा ये एक और कंस्ट्रक्टर है जो कि कस्टम टाइप्स जो है उनकी अरे को लेता है और हमारे पास जो सम लिस्ट की कलेक्शन है उसको उस उन अरे के एलिमेंट से इनिशियलाइज करवा देता है। तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि जो हमारे पास ये एलिमेंट्स की अरे आई है उसको अल्टरेट कर रहे हैं और हमारे पास सम लिस्ट की जो कलेक्शन है उसके अंदर बारी बारी इस अरे के तमाम एलिमेंट्स को ऐड कर रहे हैं, और यहाँ पे भी हमने उस तरह डुप्लीकेट एलिमेंट्स को रिमूव किया है। फाइनली ये हमारे पास वो कंस्ट्रक्टर है जो कि किसी रेंज से सेट को इनिशियलाइज करता है। हम क्या करेंगे कि एक लोअर वैल्यू इनपुट लेंगे और एक अपर वैल्यू इनपुट लेंगे, और एक लूप चलाकर हम क्या कर रहे हैं कि दोबारा से वो तमाम वैल्यूज जो हैं वो सम लिस्ट के अंदर ऐड कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने उसी तरह चेक किया है कि हमारे पास सम लिस्ट जो है उसको इनिशियलाइज करवाने से पहले उसका नल होना जरूरी है। फिर ये हमारे पास कार्डिनलिटी का फंक्शन है
ये क्या कर रहा है कि ये सिंपली रिटर्न कर रहा है जो हमारे पास जो सम लिस्ट है, जो वेक्टर वाली कलेक्शन है उसका साइज। तो ये बेसिकली इससे हमें क्या मिलेगा कि हमारे पास सेट के अंदर इस वक्त करंटली कितने एलिमेंट्स स्टोर हैं, उनकी टोटल जो उनका काउंट है वो हमें मिल जाएगा। फिर हमारे पास ये सॉर्ट का मेथड है। ये क्या कर रहा है कि इसको हमने सम लिस्ट, ये जो लिस्ट के अंदर हमारे पास एलिमेंट है उनको सिंपली सॉर्ट कर रहा है, ठीक है। और उसमें के लिए हमने क्या किया कि कलेक्शन का सॉर्ट का मेथड यूज किया है। फिर हमारे पास ऐड एलिमेंट का मेथड है। ये सिंपली क्या कर रहा है कि कोई भी एक सिंगल एलिमेंट जो इसको रिसीव होगा वो क्या उसको सम लिस्ट के अंदर ऐड कर रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास शो सेट का। ये सिंपली क्या करता है कि सम सेट की जो लिस्ट है उसको प्रिंट करवा देता है। ये बेसिकली हम क्यों यूज कर रहे हैं, जो हमारे पास सेट है उसको एज इट इज प्रिंट करवाने के लिए। इसका अभी मैं आपको बताऊंगा कि हमने आगे इसका एक मॉडिफाइड वर्जन भी बनाया है डिस्प्ले के नाम से। वो एक्चुअली जो ऐसे हमारे पास सेट नोटेशन के अंदर करली ब्रेसेस में कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज की फॉर्म में सेट को डिस्प्ले किया जाता है, वो हमारे पास जो सम लिस्ट की कलेक्शन है उसको इन दैट फॉर्म वो उसको डिस्प्ले करवाता है। फिर हमारे पास कंटेन्स का मेथड है। ये एक एलिमेंट इनपुट लेता है और बताता में एक ट्रू या फॉल्स वैल्यू रिटर्न करता है, डिपेंडिंग कि वो वैल्यू जो है वो उस सेट के अंदर मौजूद है या नहीं है। अगर तो ये एलिमेंट उस सम लिस्ट के अंदर मौजूद होगा तो हमारे पास ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। फिर हमारे पास डज नॉट कंटेन का मेथड है। ये बेसिकली कंटेन्स वाले मेथड का इनवर्स है। इसके लिए हमने क्या किया कि सिंपली हमने उसके पीछे एक नॉट ऑपरेटर यूज कर लिया है। फिर हमारे पास एलिमेंट्स का मेथड है। ये क्या करता है कि ये हमारे पास पूरी की पूरी जो वेक्टर वाली कलेक्शन है या दूसरे लफ्जों में पूरे का पूरा सेट जो है वो रिटर्न करवा देता है। ये हमने इसलिए यूज किया कि बाज आगे कुछ फंक्शंस में हमें इस कलेक्शन की जरूरत थी। फिर हमारे पास क्या है, इस सबसेट ऑफ मेथड है। ये क्या करता है कि ये एक सुपर सेट जो है या एक सेट जो है उसको इनपुट लेता है और ये हमें ट्रू या फॉल्स वैल्यू रिटर्न करना ऑन द बेसिस कि जिस सेट का हम ये मेथड कॉल कर रहे हैं क्या वो इस सुपर सेट का सबसेट है या नहीं है। तो ये जब मैं आपको इसकी आगे एग्जांपल बताऊंगा तो ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं कि किसी भी एक सेट का ये वाला मेथड इस सबसेट ऑफ कॉल करेंगे और उसके अंदर एक दूसरा सेट जो है वो हम एज ए आर्गूमेंट पास कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल हम सेट ए जो है उसका ये वाला मेथड कॉल करते हैं और सेट बी जो है वो एज ए आर्गूमेंट पास करते हैं। तो ये मेथड हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा ऑन द बेसिस ऑफ के हमारे पास सेट ए जो है वो क्या इस सेट बी का सबसेट है या नहीं है। तो उसके लिए फिर हमने क्या किया कि हमने जो हमारे पास ये सुपर सेट है जो आर्गुमेंट आया था उसकी एलिमेंट्स वाले मेथड कॉल किया, जिससे हमें ये पूरी की पूरी आप कह लें कि कलेक्शन रिटर्न हो गई। और उसका फिर हमने क्या किया कि कंटेन ऑल का मेथड कॉल किया और उसके अंदर जो हमारे पास करंट सेट ए की जो एलिमेंट्स हैं उनको हमने एज ए आर्गुमेंट पास कर दिया। फिर क्या है कि इज नॉट सबसेट ऑफ, ये बेसिकली इसी का इनवर्स है। और यहाँ पे हमने क्या किया कि सिंपली वही कंडीशंस हैं, सिर्फ उसके पीछे नॉट ऑपरेटर हमने लगा दिया है। फिर हमारे पास क्या है कि इज प्रॉपर सबसेट ऑफ। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि एंड ऑपरेटर यूज करके कार्डिनैलिटी वाली कंडीशन भी साथ ऐड कर दी है कि सेट ए की यानी जिस आप कह लें कि ऑब्जेक्ट का ये मेथड कॉल किया जा रहा है उसकी कार्डिनैलिटी कम होनी चाहिए जो हमारे पास आर्गुमेंट में सेट आया उसकी कार्डिनैलिटी की निस्बत। और साथ हमने वो जो मेंबरशिप है वो भी चेक किया है कि जो हमारे पास सेट ए है यानी जिस सेट का ये मेथड कॉल किया जा रहा है वो सेट बी जो है उसका सबसेट भी होना चाहिए। फिर हमारे पास इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ का मेथड है। ये बेसिकली इसका इनवर्स है और यहाँ पे हमने उसी कंडीशन के पीछे नॉट ऑपरेटर लगा दिया है। नेक्स्ट हमारे पास यूनियन का मेथड है। ये क्या करता है कि ये हमें एक नया सेट रिटर्न करता है जिसके अंदर के हमारे पास सेट ए और सेट बी दोनों के एलिमेंट्स मौजूद होंगे और जो रिपीटेड एलिमेंट्स हैं वो उनको वन टाइम ही लिखा जाएगा। तो बेसिकली क्या है कि ये जिस ऑब्जेक्ट का भी ये यूनियन मेथड कॉल किया जाएगा तो उसका उस सेट का और जो सेट हम एज ए आर्गुमेंट पास करेंगे उनका यूनियन लिया जाएगा। तो ये क्या कर रहा है कि सबसे पहले यूनियन सेट के नाम से एक नया वीडीएम सेट क्रिएट कर रहा है और उसके बाद जो हमारे पास ये यूनियन सेट का नया सेट है जो हमने नया डेटा मेंबर बनाया है उसके अंदर हमारे पास जो करंट सेट है जिसका ये मैं यूनियन मेथड कॉल किया गया उसके तमाम एलिमेंट्स को भी ऐड कर रहा है और सेट टू के तमाम एलिमेंट्स को भी ऐड कर रहा है। ठीक है, आप नोट करें तो यहाँ पे हमने सिर्फ एलिमेंट्स लिखा है, यहाँ पे कोई उसका सेट नहीं बताया। उसकी वजह ये है कि हम जिस भी सेट का ये वाला मेथड कॉल कर रहे हैं यहाँ पे एलिमेंट्स जो हैं
जो एलिमेंट्स का फंक्शन है ये उस सेट के हमें मेंबर्स रिटर्न करेगा। जबकि यहाँ पे हमें सेट 2 के मेंबर्स चाहिए थे, तो इसलिए हमने यहाँ पे उसको साथ सेट 2 ऐड किया है। फिर हमने क्या किया कि यूनियन सेट जो था उसको सॉर्ट किया, और उसी तरीके से हमने फिर क्या कर लिया कि जो डुप्लीकेट मेथड डेटा मेंबर्स हैं उनको रिमूव कर दिया। फिर हमने क्या किया है कि हमारे पास इंटरसेक्शन का सेट फंक्शन है। ये बेसिकली क्या करता है कि एक सेट जो है सेट 2 उसको एज इनपुट लेता है, और जिस सेट का ये इंटरसेक्शन का मेथड कॉल किया जाएगा वो, और ये जो दूसरा सेट हमने एज ए आर्गुमेंट पास किया, इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया जाएगा। तो उसके लिए फिर हम क्या कर रहे हैं कि नेस्टेड लूप यूज कर रहे हैं यहाँ पे, और जो दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स हैं उसके लिए फिर हमने क्या यूज किया, इक्वल का फंक्शन यूज किया। यानी हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारे पास पहला सेट है जिसका कि ये इंटरसेक्शन का मेथड कॉल हुआ है, उसका हर एलिमेंट ले रहे हैं और इक्वल के फंक्शन के थ्रू उसको कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास सेट 2 जो है इसके हर एलिमेंट के साथ, ठीक हो गया। तो यहाँ पे वो ट्रू आ रहा है, तो यानी वो दोनों एलिमेंट्स इक्वल हो रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि इंटरसेक्शन वाला जो हमारा ये वाला जो सेट है, जो हमने नया सेट बनाया है, उसके अंदर वो एलिमेंट ऐड कर रहे हैं उसके ऐड के फंक्शन के थ्रू। और फाइनली हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास ये जो इंटरसेक्शन सेट है, जो हमने नया सेट बनाया जिसके अंदर हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स हैं, उनको हम रिटर्न कर रहे हैं। फिर हमारे पास डिफरेंस का फंक्शन है। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि हम दो सेट्स का डिफरेंस मालूम कर रहे हैं। बेसिकली आप यूं समझ लें कि ये जो फंक्शन जिस सेट का ये फंक्शन कॉल होगा, वो सेट जो है वो डिफरेंस ऑपरेटर के लेफ्ट साइड वाला सेट है, और ये जो हमारे पास सेट एज ए आर्गुमेंट आया है ये डिफरेंस के राइट साइड वाला, डिफरेंस ऑपरेटर के राइट साइड वाला सेट है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा एक ट्रिक ये खेला है कि जो हमारे पास ये वाला सेट है, ये वाला जो एज ए आर्गुमेंट आया है, ठीक है, इसका हमने कंटेन्स का मेथड कॉल किया है, और बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारे पास डिफरेंस ऑपरेटर के लेफ्ट वाला सेट था, या दूसरे लफ्जों में वो वाला सेट जिसका ये डिफरेंस फंक्शन कॉल हुआ है, उसको हमने उसके कंटेन्स के अंदर एज ए आर्गुमेंट, उसके एलिमेंट तमाम एलिमेंट्स को कंटेन्स के अंदर एज आर्गुमेंट पास करें। तो बेसिकली ये कर क्या रहा है कि ये कर ये रहा है कि जो हमारे पास डिफरेंस वाला जो डिफरेंस के जो लेफ्ट साइड पे सेट है, उसके वो तमाम एलिमेंट्स जो कि इस सेट के अंदर नहीं है, बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हमने नॉट ऑपरेटर यूज किया है, और यहाँ पे हमने एज ए आर्गुमेंट क्या पास किया है, जो हमारे पास डिफरेंस ऑपरेटर के लेफ्ट साइड वाला सेट है, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि डिफरेंस ऑपरेटर के लेफ्ट साइड वाले सेट के अंदर वो तमाम एलिमेंट्स जो कि इस सेट के अंदर नहीं है, वो तमाम के तमाम डिफरेंट सेट को असाइन हो जाएं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करेगा कि जो हमारे पास डिफरेंस ऑपरेटर के लेफ्ट वाले सेट के अंदर वो तमाम एलिमेंट्स जो कि डिफरेंस ऑपरेटर के राइट साइड वाले सेट के अंदर नहीं होंगे, वो हमें रिटर्न करवा देगा। नेक्स्ट हमारे पास डिस्प्ले का फंक्शन है। ये क्या कर रहा है कि ये सेट को प्रॉपर फॉर्म के अंदर डिस्प्ले करवा रहा है। उसमें सबसे पहले हमने प्रिंट की कंडीशन यूज स्टेटमेंट यूज की है, और एक स्टार्टिंग करली ब्रेस हमने डिस्प्ले करवा लिया। उसके बाद तमाम एलिमेंट्स जो हैं उनको हमने डिस्प्ले करवाया यूजिंग कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, और जब तमाम एलिमेंट्स डिस्प्ले हो जाएंगे तो हमने क्या करली ब्रेस जो है उसको क्लोज करवा लिया है। तो यहाँ पे मैंने आपको बेसिकली इन मेथड्स की, आप कह लें कि इन मेथड्स का थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है, एक हाई लेवल की लॉजिक मैंने आपको समझाई है ताकि आपको पता चले कि ये मेथड्स कैसे काम करते हैं। तो जब आप इन मेथड्स की कोडिंग को बार बार पढ़ेंगे, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट इनको समझने की कोशिश करेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि इन मेथड्स की लॉजिक जो है वो आपको आसानी से समझ आ जाएगी। कोई कम्प्लेक्स लॉजिक नहीं है, सिंपल हमने स्टेटमेंट्स यूज किए हैं, लॉजिक को सिंपल रखा है। जब एक दो दफा आप इनको पढ़ेंगे तो आपको आसानी से ये समझ आ जाएंगे, और आपको पता चल जाएगा कि ये मेथड्स जो हैं ये सेट के फंक्शंस को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि ये जो फंक्शंस हमने बनाए हैं इनको अब हम यूज करते हैं, और देखते हैं कि क्या ये हमारी सेट्स वाली जो फंक्शनैलिटीज है उनको इम्प्लीमेंट करते हैं या नहीं करते। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक सम सेट के नाम से एक सेट बना देते हैं, जैसे यहाँ पे गिवन है। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि वीडीएम सेट सम सेट, और इसको हम इनिशियलाइज करवाते हैं यूजिंग रेंज, ठीक है, मैंने 1 से 10 तक रेंज बता दी है। और फिर हम क्या करते हैं, इस सेट को डिस्प्ले करवा लेते हैं। डिस्प्ले का हमने अलग से मेथड बनाया हुआ है। यहाँ पे हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, सेट डॉट जावा, ठीक है, ये कंपाइल हो गया, और इसको हम डिस्प्ले करवाते हैं वीडीएम सेट। तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास ये डिस्प्ले हो गया सेट 1 से 10 तक, ये हमने जो रेंज बताई थी, ठीक हो गया।
अच्छा, अब हम ये करते हैं कि इसकी कार्डिनैलिटी डिस्प्ले करवाते हैं। ठीक है, सेट तो हमें डिस्प्ले हो गया। मैं ये करता हूं कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ये जावा की स्टेटमेंट है जिसके थ्रू हम चीजों को प्रिंट करते हैं। सम सेट डॉट कार्ड, ये अगर आपको याद हो तो हमने ये मेथड बनाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम दोबारा प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। तो ये देखें यहाँ पे उसने कार्डिनैलिटी जो है वो डिस्प्ले करवा दी है 10। ठीक है, 1 to 10 हमारे पास 10 ही सेट एलिमेंट्स थे इस सेट के अंदर। अच्छा, फिर हम ये चेक करते हैं कि क्या हमको एक एलिमेंट आई जो है इस सेट को पास करेंगे और देखेंगे कि क्या ये उसका मेंबर है या नहीं है। ठीक है, तो हम ये करते हैं कि इसी के अंदर ही सम सेट डॉट कंटेन्स का हमने मेथड बनाया है, कंटेन्स, और उसके अंदर ये जो आई है हमने पास करना है। सपोज मैं 5 के तौर पर आई की वैल्यू फॉर एग्जांपल हम 5 पास करते हैं। ठीक है, तो अब 5 जो है वो हमारे पास सम सेट के अंदर मौजूद है, तो इसको हमें ट्रू प्रिंट करवाना चाहिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये क्या ट्रू प्रिंट करवाता है या नहीं करवाता। ठीक है, ये देखा आपने, इसने ट्रू प्रिंट करवा दिया। अब सपोज मैं यहाँ पे 15 पास करता हूँ। ठीक है, तो ये क्या करेगा, डेफिनेटली इसको फॉल्स प्रिंट करवाना चाहिए क्योंकि जो 15 है वो सम सेट के अंदर मौजूद नहीं है। ठीक है, तो इसने फॉल्स डिस्प्ले करवा दिया। फिर उसी तरह हमारे पास नॉट मेंबरशिप का वो है, तो उसके लिए हमारे पास जो मेथड है वो कौन सा है, इज सॉरी डस नॉट कंटेन। ठीक है, 15। अच्छा, अब ये डज नॉट कंटेन जो है 15, ये हमने मेथड कॉल किया और 15 जो है ये एज ए आर्गुमेंट पास किया है आई की वैल्यू के तौर पे। ठीक है, जो यहाँ पे ये है। ठीक है, तो अब इसको ट्रू रिटर्न करना चाहिए क्योंकि वाकई जो हमारे पास ये सम सेट है इट डज नॉट कंटेन 15। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या ये हमें ट्रू रिटर्न करता है या नहीं करता। ठीक है, इसने ट्रू रिटर्न कर दिया। ठीक है, और फिर उसी तरह अगर आप कोई ऐसी वैल्यू प्रोवाइड करेंगे जो कि इसके अंदर मौजूद होगी तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। फिर हमारे पास क्या है, इंटरसेक्शन है। अब इंटरसेक्शन में हमारे पास क्या है कि एक सेट ए है और एक सेट बी है। तो हम क्या करते हैं कि इसको सम सेट की बजाय इसको हम कर देते हैं सेट ए। ठीक है, ये 1 to 10 हो गया। और हम फिर हमारे पास एक वीडीएम सेट, ये हम सेट बी के नाम से बना लेते हैं, न्यू वीडीएम सेट। और उसके अंदर जो हम एलिमेंट्स पास करते हैं वो भी सपोज हम रेंज के थ्रू पास कर देते हैं, या चलें हम एक नया सेट बना लेते हैं और उसके अंदर न्यू वीडीएम सेट। ठीक है, और इसके अंदर हम एक सेपरेट जो हमारे पास इंटीजर एलिमेंट्स हैं वो हम पास करते हैं, यानी एक लिस्ट के तौर पर हम पास करते हैं। ठीक है, और उसमें हम कौन से एलिमेंट पास करते हैं, 1 into 2। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे कि हम इसका इंटरसेक्शन जो है मालूम करेंगे। ठीक हो गया, और यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास अ, हम क्या करते हैं कि सेट ए, ठीक है, डॉट इंटरसेक्शन, और इसके अंदर हमने सेट बी पास कर दिया। और जो हमारे पास एक नया सेट रिटर्न होगा, बजाय इसके कि वो हम किसी तीसरे सेट को असाइन करवाएं, मैं डायरेक्ट उसका डिस्प्ले वाला मेथड कॉल कर लेता हूँ। ठीक हो गया जी। अब हम देखते हैं, अब बेसिकली हमने किया क्या है कि एक सेट ए बनाया है, उसके अंदर 1 to 10 एलिमेंट्स हैं, और एक नया सेट बी बनाया है। ठीक है, उसके अंदर, बल्कि सॉरी ये यहाँ पे न्यू वीडीएम सेट नहीं आएगा, ये हमारे पास कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, और ये हमारे पास ये चीज भी नहीं होगी। ठीक है, तो अब हम सेट बी जो है वो बेसिकली हम एक लिस्ट से उसको इनिशियलाइज करवा रहे हैं और उस लिस्ट के अंदर हमारे पास सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं। ठीक हो गया जी। तो अब देखते हैं कि हमारे पास सूरी तौर पर अब हमारे पास आउटपुट क्या आनी चाहिए, सिंपल 1 and 2 आनी चाहिए, क्योंकि 1 and 2 जो है वो क्या है, दोनों के अंदर कॉमन है। ठीक है, तो इसको पहले कंपाइल करते हैं जी। ठीक है, कंपाइल हो गया और ये हमारे पास 1 and 2 आ गया। ठीक हो गया, फिर हमारे पास क्या है कि हमारे पास ये जो हमने यहाँ पे ये जो लिस्ट बनाई थी, इसको पहले हमने सेट बी को एक आप कह लें कि एक्सप्लिसिट एक अलग से सेट बना के एज आर्गुमेंट पास किया था। आप इसको डायरेक्ट भी आर्गुमेंट के तौर पर पास कर सकते हैं। जैसे मैं क्या करता हूँ कि मैं ये पूरे का पूरा जो सेट बी था, हमने ये सेट बी को असाइन करवाने की बजाय मैं एज ए आर्गुमेंट पास कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये चीज़ हमारे पास खत्म हो जाएगी। और फिर हम क्या करते हैं कि
हाँ, हमने ये डिस्प्ले का मेथड तो पहले से ही यूज कर लिए हुए, तो ये इसको भी हमारे पास वही चीज डिस्प्ले करवानी चाहिए 1 और 2। ठीक है, तो ये हम आपने देखा कि 1 एंड 2 इसने डिस्प्ले करा। अगर सपोज मैं यहाँ पे करता हूँ 1 2 और साथ में 11 कर देता हूँ, ठीक है, और साथ बल्कि 3 भी हम कर देते हैं, तो अब ये क्या डिस्प्ले करवाएगा, 1 2 एंड 3 डिस्प्ले करवाएगा, 11 डिस्प्ले नहीं करवाएगा, क्योंकि 11 जो है वो कॉमन नहीं है। ठीक है, 1 2 एंड 3 इसने डिस्प्ले करवा दिया, 11 डिस्प्ले नहीं हुआ। फिर क्या है, हमारे पास यूनियन है। अब हम सिंपली ये करते हैं कि हम इस इंटरसेक्शन की बजाय यूनियन वाला जो मेथड है हम उसको कॉल कर लेते हैं। अब आउटपुट क्या डिस्प्ले होनी चाहिए, 1 टू 10 और साथ ये 11 भी। ठीक है, उसकी रीजन क्या है कि 1 2 और 3 ये दोनों में कॉमन है, और यूनियन में जो कॉमन होते हैं वो वंस उनको वो मतलब वो रिपीट नहीं होते, एक दफा ही उनको लिखा जाता है। और उसके अलावा बाकी दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स जो हैं जो कॉमन नहीं है वो एक दफा लिखे जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो यूनियन है उसमें 1 टू 11 आता है। ये हाँ, ये देखें कि हमारे पास 1 टू 11 इसने प्रिंट कर दिया। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं कि फिर हम डिफरेंस लेते हैं। अब यहाँ पे हमने डिफरेंस का मेथड कॉल कर लिया। अब डिफरेंस में क्या होगा हमारे पास के वो एलिमेंट्स जो सेट ए में हैं और सेट बी में नहीं है। ठीक है, तो वो कौन से हमारे पास एलिमेंट्स होंगे, 4 टू 10 जो कि सेट ए में है और सेट बी में नहीं है, तो वो हमारी डिस्प्ले होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम दोबारा से प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, और ये देखिए ये 4 टू 10 हमारे पास वो तमाम के तमाम एलिमेंट्स आ गए हैं। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं कि हम एक आप कह लें कि ये सबसेट जो है, ठीक है, ये मालूम करते हैं। उसमें हम ये कर देते हैं कि ये जो हमारा सेट है, ठीक है, इसको हम सेट बी कर देते हैं, और यहाँ पे ये जो हमारा सेट था इसको हम सेट ए के तौर पर ले लेते हैं, और यहाँ मैं कर देता हूँ मीडियम सेट सेट ए। ठीक है जी, और यहाँ से मैं ये 11 जो है ये मैं ख़त्म कर देता हूँ। ठीक हो गया, और अब हम क्या करते हैं कि सेट ए डॉट इज सबसेट ऑफ, उसका वो मेथड कॉल कर लेते हैं, इज सेट ऑफ। ठीक हो गया, और साथ हमने क्या किया, सेट बी पास कर दिया। अब ये चीज जो है ये खत्म हो जाएगी, और हम क्या करते हैं, बेसिकली हो क्या रहा है कि ये जो हमारे पास मेथड है ना इस सबसेट ऑफ, ये क्या करता है कि ये ट्रू या फॉल्स वैल्यू रिटर्न करता है। अब ये आपको बताएगा कि क्या सेट ए जो है ये सेट बी का सबसेट है या नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो इस सबसेट ऑफ मेथड है ना वो सेट ए का कॉल किया जा रहा है, सेट बी एज ए आर्गुमेंट पास हो रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पे हमने क्या किया कि इसको वो जो ट्रू या फॉल्स वैल्यू हमें रिटर्न होगी वो हम उसको डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो अब अगर आप यहाँ पे देखें तो सेट ए जो है वो सेट बी का सबसेट है। क्यों सबसेट है, क्योंकि 1 2 और 3 और सेट बी में भी 1 2 3 मौजूद है। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना चाहिए, इसे हमें ट्रू रिटर्न करना चाहिए। इसमें एरर आ गया है, हाँ ये देखें यहाँ पे हमने टर्मिनेटर नहीं लगाया। ठीक हो गया जी, वो हम लगा देते हैं, दोबारा से कंपाइल करते हैं, और अब इसमें क्या एरर आ रहा है, हाँ ये देखें यहाँ पे हमारे पास एस जो है वो हमने कैपिटल लिखा है, हालांकि ये एस जो है वो स्मॉल होना चाहिए। इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, ये बेसिकली छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि बाज़ औक़ात आदमी को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी कर देती हैं। ठीक है? तो ये इसने ट्रू रिटर्न किया क्योंकि वाकई हमारे पास जो सेट ए है वो सेट बी का सबसेट था। अब अगर मैं इसको 11 कर देता हूँ, ठीक है, इसके अंदर 11 भी ऐड कर देता हूँ, अभी हमारे पास सेट ए जो है वो सेट बी का सबसेट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 11 जो है वो सेट बी के अंदर मौजूद नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि इसको हमें फॉल्स रिटर्न करवाना चाहिए, तो क्या ये हमें फॉल्स रिटर्न करवाता है या नहीं करवाता। ठीक है, तो ये देखिए इसने फॉल्स रिटर्न करवा दिया। ठीक हो गया जी, फिर हमारे पास प्रॉपर सबसेट है, तो मैं ये इस 11 को फिलहाल रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, और अब ये उसका प्रॉपर सबसेट है, इस प्रॉपर सबसेट ऑफ। ठीक है जी, मेरे ख्याल में हमने मेथड का नाम जो है वो सही लिखा है। ठीक है, अच्छा, अब इसको ट्रू रिटर्न करवाना चाहिए, इसने वाकई ट्रू रिटर्न करवाया है। अच्छा, अब हम ये करते हैं कि मैं इसी तरह इस सेट को डुप्लीकेट कर देता हूँ। ठीक है, यानी सेट ए जो है
वो उसको भी ये चीज असाइन कर देता हूँ। अब सेट ए जो है सेट बी का प्रॉपर सबसेट नहीं है, क्योंकि सेट ए की कार्डिनैलिटी सेट बी के बराबर आ चुकी है। तो अब इसको हमें क्या करना चाहिए, फॉल्स रिटर्न करवाना चाहिए। दोबारा से कंपाइल करें और ये देखें इसने फॉल्स रिटर्न करवाया। इस तरह इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ, अब जब मैं इसको इज नॉट प्रॉपर सबसेट करूंगा तो इसको अब ट्रू रिटर्न करवाना चाहिए। ठीक है, इसको कंपाइल करते हैं। अब इसने ट्रू रिटर्न करवाया। क्यों ट्रू रिटर्न करवाया, क्योंकि अब यहाँ पे सेट ए जो है वो वाकई सेट बी का प्रॉपर सबसेट नहीं है। हाँ, अगर इसकी मैं ये रेंज जो है 1 to 8 कर देता हूँ या 1 to 9 कर देता हूँ, तो अब जो है सेट ए जो है सेट बी का प्रॉपर सबसेट है। और ये जो हमारा फंक्शन है इज नॉट प्रॉपर सबसेट, ये हमें ट्रू कब रिटर्न करता है, जब सेट ए जो है वो सेट बी का प्रॉपर सबसेट ना हो। लेकिन अब यहाँ तो प्रॉपर सबसेट है ना, तो इस वजह से अब इस फंक्शन को फॉल्स रिटर्न करवाना चाहिए। तो यहाँ पे इसने फॉल्स रिटर्न करवाया। तो यहाँ पर बेसिकली हमने क्या किया है कि इन मेथड्स को यूज करके देखा कि क्या ये हमारे पास सेट्स वाली जो फंक्शनैलिटीज हैं उनको इम्प्लीमेंट करते हैं या नहीं करते। तो अब ये हमारे पास जो हमने पेशेंट रजिस्टर वाली क्लास बनाई थी उसकी इम्प्लीमेंटेशन है। उसमें हम सबसे पहले हमने क्या किया है कि हमने पेशेंट वाली क्लास बना ली है। उसमें हमने पढ़ा था कि वो जो हमने पेशेंट वाली क्लास बनाई थी, हमने लिखा था पेशेंट इज इक्वल टू टोकन, यानी हमें पेशेंट की इंटरनल डिटेल्स जो हैं उनसे हमारा कोई कंसर्न नहीं था। तो इस वजह से यहाँ पे हमने उसकी कोई इंटरनल डिटेल्स मेंशन नहीं की। फिर हमने पेशेंट रजिस्टर वाली क्लास बनाई है, उसके अंदर हमने लिमिट के नाम से एक वेरिएबल बना लिया फाइनल, तो या दूसरे लफ्जों में कांस्टेंट वेरिएबल बना लिया, जिसको कि हमने वैल्यू 200 असाइन कर दी। फिर हमने REG के नाम से एक सेट बना लिया जिसके अंदर के हम पेशेंट्स को स्टोर करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास कंस्ट्रक्टर है, उसमें हमने क्या किया है कि हमने एक रजिस्ट्रेशन वाली जो हमारी कलेक्शन थी, या दूसरे लफ्जों में ये जो रजिस्ट्रेशन वाला हमारा पेशेंट का सेट था, इसको हमने एम्प्टी इनिशियलाइज किया है। ठीक हो गया। और उसके बाद फिर हमने इनवेरिएंट चेक किया है। अभी ये मेन की इसको छोड़ दें, और उसके बाद हमारा ये इनवेरिएंट वाला फंक्शन है। ये बेसिकली क्या कर रहा है कि रजिस्ट्रेशन की जो कार्डिनैलिटी है, ठीक है, अगर तो वो लेस देन इक्वल टू लिमिट है तो ट्रू रिटर्न कर रहा है, और अगर वो लिमिट से यानी 200 से ग्रेटर हो जाती है तो ये फॉल्स रिटर्न करवाएगा। दूसरे लफ्जों में हम ये चेक करें कि क्या हमारा इनवेरिएंट जो है वो होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा। फिर हमारे पास क्या है, ऐड पेशेंट का मेथड है। ये हमारे पास ऐड पेशेंट की आप कह लें कि फॉर्मल स्पेसिफिकेशन है जो हमने इससे पहले डिस्कस की थी। उसमें पेशेंट इन जो है वो हमारे पास पेशेंट टाइप का वेरिएबल है, और उसमें हमने फिर क्या किया था कि प्री कंडीशन में हमने क्या कहा था कि जो पेशेंट इन है वो रजिस्ट्रेशन का मेंबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने डज नॉट कंटेन का मेथड कॉल किया है, और पेशेंट इन एज ए आर्गुमेंट उसके अंदर पास कर दिए। तो ये मेथड इंश्योर कर रहा है कि जो हमारे पास पेशेंट इन है वो पहले से REG वाली हमारी जो ये कलेक्शन है इसके अंदर मौजूद नहीं होगा। और फिर हमने क्या कहा था कि जो हमारे पास जो रजिस्ट्रेशन है उसकी कार्डिनैलिटी जो है वो लिमिट से कम होनी चाहिए। तो ये रजिस्ट्रेशन की जो कार्डिनैलिटी है ये लिमिट से हमारे पास कम है। ठीक हो गया। तो फिर हमने, और जो हमारे पास पोस्ट कंडीशन थी वो क्या थी कि जो हमारे पास प्रीवियस रजिस्ट्रेशन की वैल्यू है उसके अंदर ये पेशेंट इन जो है ये यूनियन उसका हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि पेशेंट इन जो था उससे एक नया सेट बना लिया, ठीक है, और REG के साथ उसका यूनियन कर दिया। तो ये बेसिकली एड पेशेंट जो है ये हमारे पास इस फॉर्मल स्पेसिफिकेशन जो की आप कह लें कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक हो गया। फिर हमारे पास है रिमूव पेशेंट। अब रिमूव पेशेंट भी उस तरह ही है हमारे पास। इसकी प्री कंडीशन हमारे पास क्या थी कि ये हमारे पास जो पेशेंट इन है यानी जिस पेशेंट को आपने रिमूव करना है वो पहले से रजिस्ट्रेशन का मेंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे भी देखें हमने वो कंडीशन अप्लाई करवा ली, यानी जो पेशेंट इन है अगर तो वो रजिस्ट्रेशन का मेंबर है तो फिर क्या होगा, डिफरेंस लिया जाएगा, ये वाला जो डिफरेंस है। ठीक है। और डिफरेंस हम कैसे कैलकुलेट करें, प्रीवियस वैल्यू माइनस ये जो पेशेंट इन है। ठीक है। तो वो हमने क्या किया कि ये प्रीवियस वैल्यू और जो हमारे पास नया पेशेंट है उसको एज ए सेट आर्गुमेंट पास कर दिया और उनका डिफरेंस ले लिया। ठीक हो गया जी। उसके बाद हमारे पास मेथड है गेट पेशेंट्स का। ये हमारे पास इसकी कोई प्रीकंडीशन नहीं है, और ये सिंपली हमारे पास क्या कर रहा है कि जो हमारी रजिस्ट्रेशन की कलेक्शन है वो रिटर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी देखें कि हमने कोई इसकी प्रीकंडीशन नहीं बताई, सिंपल हमारे पास वो जो REG या रजिस्ट्रेशन वाली कलेक्शन थी उसको हमने रिटर्न करवा दिया है। फिर हमारे पास है इज रजिस्टर्ड। इस रजिस्टर क्या करता है कि ये आपको ट्रू या फॉल्स वैल्यू रिटर्न करवाता है। हमने इसकी जो रिटर्न टाइप थी वो बूलियन बता दी, और इसकी प्री कंडीशन कोई भी नहीं थी। पोस्ट कंडीशन हमारी क्या थी कि अगर वो जो पेशेंट है वो रजिस्ट्रेशन का मेंबर है तो ट्रू रिटर्न होगा,
और वो मेंबर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न होगा। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, कंटेन्स का मेथड यूज कर लिया और पेशेंट इन एज ए आर्गुमेंट पास कर दिया। अगर तो ये पेशेंट इन जो है ये REG की कलेक्शन में होगा तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर रजिस्टर। तो ये सिंपली क्या करता है, REG की कार्डिनैलिटी रिटर्न करवा देता है, प्री कंडीशन इसकी है कोई नहीं, और यहाँ पे भी हमने वही किया कि REG की कार्डिनैलिटी रिटर्न करवा दी है। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ कि पहले इसको क्लियर करता हूँ, और हमने क्या किया है कि यहाँ पर हमने एक ये PR के नाम से पेशेंट रजिस्टर वाली हमारी जो क्लास थी उसका ऑब्जेक्ट बनाया है। दो पेशेंट हमने रजिस्टर कराया है, ये उनको ऑब्जेक्ट बना लिया। P1 जो था ये भी एक पेशेंट है और P2 भी एक पेशेंट है। अब हमने क्या किया कि P1 जो था उसको भी रजिस्टर ऐड करवा दिया, या दूसरे लफ्जों में रजिस्टर करवा दिया, और P2 को भी रजिस्टर करवा दिया। और फिर हमने चेक किया कि इस वक्त हमारे पास कितने पेशेंट्स रजिस्टर्ड हैं। तो अब अगर हम चेक करें तो यहाँ पे हमारे पास कार्डिनैलिटी कितनी आ गई है, 2 आ गई है। अब मैं सिंपली ये करता हूँ कि जो हमारे पास P1 है उसको रिमूव करवा देता हूँ, PR डॉट रिमूव पेशेंट। ठीक हो गया जी। और इसके अंदर मैं P1 पास कर देता हूँ। अब हुआ क्या कि यहाँ पे दो पेशेंट्स ऐड हुए, उसके बाद P1 जो था वो रिमूव हुआ, और फिर हमने कहा कि हमें बताओ कि इस वक्त हमारे पास कितने पेशेंट रजिस्टर्ड हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास 2 की बजाय 1 आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास 1 आ गया। ठीक हो गया जी। तो ये बेसिकली हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन थी किसकी, पेशेंट रजिस्टर क्लास की, जो कि हमने इम्प्लीमेंट की यूजिंग VDM सेट, जिसको कि हमने इससे पहले डिस्कस किया है। तो ओवरऑल जो ये कोडिंग आपको समझाई गई है, इसका मकसद ये था कि आपको पता चले कि हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जिनकी हम फॉर्मल स्पेसिफिकेशन लिखते हैं, उन फॉर्मल स्पेसिफिकेशंस को कोड के अंदर किस तरह ट्रांसलेट किया जाता है, या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर उन फॉर्मल स्पेसिफिकेशंस को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि इसके बाद हम जितने VDMS के स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, आप खुद से उनको भी जावा के अंदर या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो कि फॉर्मल स्पेसिफिकेशंस जो होती हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है, या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर उनकी ट्रांसलेशन जो होती है वो कैसे होती है। मुझे उम्मीद है कि इन तमाम चीज़ों की आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज।